CH-189 लकी के सेकंड लेवल विन दिस बवंडर का कमाल। अच्छा, तो तुम हमसे लड़ोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारी दुकान कोई आम दुकान है? चिंटू, मिंटू, पिंटू, बाहर आओ, ये लड़का हमें परेशान कर रहा है, इसे पीटकर बाहर फेंक दो, उस दुकानदार ने जोर से चिल्लाकर कहा। तुरंत दुकान के पीछे वाले कमरे से 4 आदमी बाहर निकल कर आए। वो चारों कुश्ती के पहलवान लग रहे थे। उनमें से जो चिंटू नाम का आदमी था, उसका मैजिकल ऑरा बहुत शक्तिशाली था। साफ समझ में आ रहा था कि वो कोई प्राइमरी मैजिशियन नहीं था। फिर कोई चूसा आपको परेशान करने आ गया। ओह, इस बार तो सच में चूसा ही है। अगर तुम में थोड़ा सा भी दिमाग हो तो यहाँ से चले जाओ। मुझसे ना पंगा लेने में ही तुम्हारी भलाई है, चिंटू ने लकी का मजाक बनाते हुए कहा। हाँ चूसे, यहाँ से चले जाओ। हमारा बड़ा भाई एक बहुत ही मशहूर हंटर है। उसने एक बार टीम के साथ वॉरियर क्लास बीस्ट को मारा था। अब तुम जैसे दूध पीते बच्चे को क्या पता कि वॉरियर क्लास बीस्ट से लड़ना क्या होता है। अगर तुम्हारे सामने गलती से भी कोई सर्वेंट क्लास बीस्ट आ गया ना, तो तुम अपनी पैंट गीली कर दोगे। वहां मौजूद सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। कहा जा सकता है कि लकी देखने में महज एक स्टूडेंट लगता था और कोई भी उसे धमका सकता था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन लोगों ने किससे पंगा ले लिया था। अच्छा, ओह अच्छा, एक वॉरियर क्लास बीस्ट को मारा। ओह, मैं तो डर ही गया। देखो, मेरे हाथ कांप रहे हैं। लकी ने पहले डरने की एक्टिंग की और फिर मुस्कुराते बोला। जो डायमंड कार्ड तुमने पकड़ा है ना, उसमें 3 करोड़ तो मुझे सिर्फ एक मैजिक इक्विपमेंट बेचने से ही मिले हैं और बाकी के जो 6 करोड़ है ना, वो 12 वॉरियर क्लास डीमन बीस्ट और 231 सर्वेंट क्लास डीमन बीस्ट को मारने से ही मिले हैं। आर्मी में हम जिन डीमन बीस्ट को मारते हैं, उनके पैसे हमें ही मिलते हैं। वो सब लकी की बात सुनकर हैरान रह गए थे। उन्होंने एक बार फिर लकी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। ये लड़का मजाक तो अच्छा कर लेता है। मेरा तो हंसते हंसते पेट दुखने लगा। क्या इस लड़के ने सच में कहा कि इसने अकेले ही वॉरियर क्लास बीस्ट को मारा है? एक आताताई छिपकली को मारने में हमें 4 इंटरमीडिएट मैजिशियंस और 12 प्राइमरी मैजिशियंस लग जाते हैं, और ये कह रहा है कि इसने अकेले ही 12 वॉरियर क्लास डिमन बीस्ट को मारा है। तुमसे बड़ा फैकू तो मुझे आज तक नहीं मिला, चिंटू ने हंसते हंसते कहा और उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। ये लड़का ज्यादा से ज्यादा 20-21 साल का है। हमारे पूरे देश में इतनी उम्र के इंटरमीडिएट मैजिशियंस इतने कम हैं, और जो हैं, वो बड़ी बड़ी फैमिलीज और सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। वो लोग इसके जैसे यहाँ वहाँ क्यों घूमेंगे? माधव ने लकी को ताना मारते हुए कहा। अरे बस बहुत हो गई बकवास, मेरे हाथों में खुजली हो रही है, इसे मारकर बाहर फेंक देते हैं, मिंटू ने लकी को गुस्से से देखते हुए कहा। लकी ने भी बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं किया और कुछ कदम पीछे हट गया। वो उन लोगों से नहीं डरता था, उसे बस इस बात की फिक्र थी कि बैटल के दौरान उसके ठीक ऊपर लगी भीम नीचे न गिर जाए। लड़के, अब देखो एक इंटरमीडिएट मैजिशियन की ताकत किसे कहते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक स्टार एटलस कैसी दिखती है। चिंटू के चारों तरफ एक मैजिकल ऑरा आ गया, उसके पैरों के नीचे स्टॉर्स आ गए और वो एक दूसरे से जुड़ने लगे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी रफ्तार बहुत कम है? लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी विंड एलिमेंट स्टार एटलस पूरी बन गई थी और उसके दुश्मन ने अभी अपनी स्टार एटलस बनाना शुरू ही किया था। लकी इतना तेज था कि मिंटू, पिंटू और बंटू अपनी प्राइमरी स्पेल्स भी पूरी नहीं कर पाए थे और उसने अपनी इंटरमीडिएट स्पेल पूरी कर ली थी। विंड डिस्क। लकी पहले सेकंड लेवल इंटरमीडिएट स्पेल इस्तेमाल करने में हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने उसे इस्तेमाल कर ही लिया। बवंडर लाओ। लकी के चारों तरफ एक तेज हवा चलने लगी और उसके इशारे पर यह धीरे धीरे एक बवंडर में बदलने लगी। धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ती ही जा रही थी और देखते ही देखते पूरी दुकान इस बवंडर की चपेट में आ गई थी। बवंडर इतना तेज था कि इसने चिंटू को भी अपने अंदर खींच लिया। हे भगवान, मेरा बेटा, मेरा बेटा! दुकानदार जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन डर के मारे वो और माधव दुकान के पीछे वाले कमरे में चले गए। वहीं दूसरी तरफ बवंडर में गोल गोल घूमता हुआ चिंटू भी चिल्ला रहा था। कोई मुझे बचाओ पापा मम्मी! अब उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। लकी के लाए हुए बवंडर ने दुकान की दीवारों तक को उखाड़ दिया था। बाकी बचे 3 मैजिशियन भी उस बवंडर की चपेट में आ गए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आमतौर पर इस वक्त ये इलाका एकदम शांत रहता था, लेकिन आज इस बवंडर को देखकर इलाके में रहने वाले सारे लोग हिल गए थे। ये बवंडर इतना शक्तिशाली था कि इसने इंसान तो ठीक, पूरी दुकान तक को तहस नहस कर दिया था। दुकान को तबाह करने के बाद ये बवंडर बाहर जाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि किसी भी बेकसूर का नुकसान होता, लकी ने उसे वापस खींच लिया। जब बवंडर रुका तो लकी ने देखा कि दुकान के अंदर जो लोग थे, उनकी हालत खराब हो चुकी थी। जमीन पर कांच ही कांच बिखरा हुआ था और सब कुछ बर्बाद हो गया था।
लकी ने उन 4 मैजिशियन की तरफ देखा भी नहीं और सीधा उस मोटे दुकानदार और माधव के पास गया, जो उसे ही देख रहे थे जैसे कि उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। मेरा डायमंड कार्ड। लकी किसी को मारने के मूड में नहीं था। वो बस अपना डायमंड कार्ड लेकर उन धोखेबाजों की दुकान से निकलना चाहता था। वैसे अगर लकी इस अपराध के लिए उस दुकानदार और माधव को मार भी देता तो उसे कोई सजा नहीं होती। उस मोटे दुकानदार को जगह जगह कांच के टुकड़े लग गए थे और उसके कपड़े भी फट गए थे। उसे जगह जगह चोट लग गई थी। अगर गलती से भी ये लकी के बवंडर की चपेट में आ जाता तो ना जाने इसका क्या होता। उसने कांपते हुए लकी को उसका डायमंड कार्ड लौटा दिया। सिर्फ वही नहीं बल्कि माधव भी अब डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा था कि लकी ज्यादा से ज्यादा एक प्राइमरी मैजिशियन होगा और चिंटू और बाकी के लड़के उसे आसानी से देख लेंगे। लेकिन उनकी किस्मत ही फूटी थी। लकी एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था जिसने अपने एक ही हमले से उन चारों मैजिशियंस को चारों खाने चित कर दिया था। अब उस मोटे और खोटे दुकानदार को भी ये भरोसा हो गया था कि लकी ने अकेले ही 12 वॉरियर क्लास बीस्ट को मारा था। लकी की शक्ति कई हंटर्स से भी ज्यादा थी जिन्हें वो जानता था। ये मेरा बैच है। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि मैं किशनपुर शहर में हूँ। जब मैजिक एसोसिएशन के लोग यहाँ पर आए तो उनसे यही कहना कि ये सब तुम्हारे लड़कों का ही किया धरा है। लकी ने अपना डायमंड कार्ड लिया और वहां से जाने लगा। सोल्जर, तुम आर्मी एक सोल्जर हो? वो दुकानदार बुरी तरह से दंग रह गया था। हाँ, इसने आर्मी के बारे में कुछ कहा था। हे भगवान, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। एक सोल्जर से पंगा मतलब सब बर्बाद। अरे, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। माधव, ये सब तेरी गलती है। सब कुछ तेरा किया धरा है। तू यहाँ एक सोल्जर को लेकर क्यों आया? ऐसा लग रहा था कि मानो वो दुकानदार पागल ही हो गया था। बंजारा झील के पास एक घाटी थी और शाम को जब सूरज ढलता था तो यहाँ के नजारे देखने लायक होते थे। कई लोगों का मानना था कि यहाँ कुछ खास पौधों की प्रजातियां थीं जो सूरज ढलते वक्त चमकते थे और इस घाटी की सुंदरता को बढ़ाते थे। इस कहानी को सुनकर कई रोमांच पसंदीदा लोग यहाँ आकर इस घाटी की तस्वीरें भी लेते थे। लेकिन यहाँ का सच इतना खतरनाक था कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। इस घाटी की सुंदरता का रहस्य ये था कि शाम को जब यहाँ की मिट्टी में नमी होती थी तो विशाल छिपकलियों की चमड़ी पर एक चमकदार परत बन जाती थी, जो इस वक्त दलदल से बाहर निकलकर इस घाटी में आराम करती थी। उनकी चमड़ी वैसे तो खुरदुरी थी, लेकिन मिट्टी में नमी आने से और उनकी चमड़ी पर एक चमकती परत बन जाने से जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो ये कोई खजाना हो। ये सोने की तरह चमकती थी। बहुत समय पहले लोग मानते थे कि इस रहस्यमयी घाटी में छिपा हुआ खजाना है, जिसे सिर्फ कुछ बहादुर मैजिशियन ही खोद कर निकाल सकते हैं। लेकिन जब खजाने की खोज में आने के बाद कई मैजिशियन मारे गए, तब लोगों को इस घाटी की खौफनाक सच्चाई का पता चला। इसके बाद इंसानों ने धीरे धीरे बंजारा झील और इस घाटी से अपनी दूरी बना ली और उन विशाल छिपकलियों का झुंड बड़ा होता गया। ज्यादातर लोग सुरक्षित शहरों में चले गए थे और अब उस घाटी की कहानी उनके बच्चे ही सुन रहे हैं। इस घाटी की तरफ जाती हुई कच्ची सड़क पर कुछ एक्सपर्ट हंटर्स टीम उसी खतरनाक जगह की तरफ बढ़ रही थी। शाम हो चुकी थी और घाटी हमेशा की तरह उस चमक में ढक गई थी। शायद अगर किसी को इस घाटी का सच नहीं पता होता तो ये अब भी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी होती। भरोसा करो, उस घाटी में कोई न कोई खजाना तो जरूर है। मुझसे शर्त लगा लो, एक लाल बालों वाले आदमी ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा। ठीक है, तो फिर शर्त लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, एक सिर पर टोपी लगाए हुए आदमी ने कहा और फिर ग्रुप के साथ चल रही उस फीमेल हंटर को तिरछी नजरों से देखा जिसे वो इम्प्रेस करना चाहता था। वो फीमेल हंटर उनके साथ आधे रास्ते से जुड़ी थी। वो आर्मी पैंट और एक टी शर्ट पहनी हुई थी और इतने साधारण कपड़ों में भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सारे लोग नजरें छिपाकर बार बार उसे ही देख रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग इस बात से भी हैरान थे कि कोई फीमेल हंटर इतनी खतरनाक जगह जा रही थी। वो सबके सब फेमस मैजिशियन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ आने से पहले 1000 बार सोचा था। फिर सबकी सहमति से 6 महीने का प्लान बनाने के बाद यहाँ तक आए थे। लेकिन वो फीमेल हंटर तो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। सच कहूं तो ये हंटर सच में बहुत बहादुर है, जो बंजारा झील की इस घाटी में अकेली ही आ गई। इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है जो हम इससे मिले, वरना अगर कोई दूसरे हंटर्स होते तो न जाने इसके साथ अभी क्या करते। ग्रुप के लीडर समीक ने अपने दोस्तों से कहा। हाँ लीडर, आप एकदम सही कह रहे हैं। देखने में तो वो सच में बहुत सुंदर है, उनमें से एक हंटर ने कहा और फिर मुड़ मुड़कर उस फीमेल हंटर को देखने लगा। वो फीमेल हंटर उनकी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे ऐसी बातें सुनने की आदत थी। जब टीम के लीडर ने उस फीमेल हंटर का चेहरा देखा तो उसे अपनी टीम की बातों पर शर्म आई और वो खांसते हुए बोला, क्या हम अब काम की बात कर सकते हैं?
इस घाटी का खजाना हमें अमीर बना देगा, हमें उसे ढूंढना ही होगा। इस ग्रुप में उनके लीडर सम्यक को मिलाकर 6 लोग थे और देखा जाए तो किशनपुर शहर में उनका ग्रुप काफी मशहूर था। वो सब इंटरमीडिएट मैजिशियन थे और उनका पूरा ग्रुप खजाने ढूंढने में और मिशन कंप्लीट करने में काफी एक्सपर्ट था। उन्हें अपने एक खास आदमी से पता चला था कि बंजारा झील वाली घाटी में कोई खजाना है जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसलिए वो लोग पूरा प्लान बनाकर 6 महीने बाद अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल गए थे। अभी तक के सफर में उन्होंने कई मुसीबतों का सामना किया था। रास्ते में उन्हें एक फीमेल हंटर मिली जो अकेली थी और शायद रास्ता भटक गई थी। उन्होंने उसे साथ ले लिया था क्योंकि वो भी घाटी की तरफ ही बढ़ रही थी और बहुत शक्तिशाली भी थी। उसने उन्हें बताया कि उसे घाटी के खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो वहां उस इलाके की जांच पड़ताल करने आई थी। ग्रुप के सभी लोगों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसलिए कोई भी इस बात को लेकर परेशान नहीं था कि वो हंटर उन्हें बेवकूफ बना रही थी। परेशानी सिर्फ इतनी थी कि उसके आने से उनके खाने और पानी की सप्लाई पर असर पड़ा था। वो 6 लोग थे और सिर्फ अपने हिसाब से ही सब लाए थे, लेकिन उसके आने के बाद उनकी सप्लाई बहुत जल्द खत्म होने वाली थी। हम लोग बस वहां पहुंच ही गए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें बिना सोचे समझे घाटी में जाना चाहिए। उसके लिए हमें कोई प्लान बनाना चाहिए। हमें सिर्फ इस रास्ते की सारी विशाल छिपकली को खत्म करने में 7 दिन और रातें लगेंगी, उस लाल बालों वाले मैजिशियन ने कहा जो ग्रुप में प्लान बनाने का काम करता था। वो नक्शा मुझे दो, फीमेल हंटर ने कहा। क्या तुम भी मेरी तरह एनालिस्ट हो? उस लाल बालों वाले हंटर ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। नहीं, आमतौर पर मैं परेशानियां दूर करती हूँ, मेघना ने जवाब दिया। एक एनालिस्ट को टीम का मास्टरमाइंड समझा जाता था, जो टीम की हर स्ट्रेटेजी प्लान करता था। एक बार टीम का कैप्टन उस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करने के लिए राजी हो जाता, तो पूरी टीम उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करती। बिना किसी मास्टरमाइंड के कोई भी हंटर ग्रुप आसानी से अपनी मौत तक पहुंच सकता था। सिर्फ ताकत होने से सब कुछ नहीं होता था, एक्सपीरियंस होना भी उतना ही जरूरी था। आसमान में अंधेरा छा रहा है। हम घाटी में कल शाम को अंदर चलेंगे, टीम के एनालिस्ट ने कहा। शाम को? जय, लेकिन तुमने तो कहा था कि शाम को विशाल छिपकलियां दलदल और अपनी गुफाओं से बाहर आती हैं। क्या हम उन सब की दावत बनकर जा रहे हैं? टीम के एक हंटर ने पूछा। इसलिए तो तुम मास्टरमाइंड नहीं हो, जय ने उसे जवाब दिया। कैप्टन सम्यक को अपने टीम के मास्टरमाइंड जय पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह तुरंत ही उसकी स्ट्रेटेजी मानने के लिए तैयार हो गए थे। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल।